हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MSOE 001 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो आ गई है, दिसंबर का मैंने करा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी जितनी मैंने अभी तक बनाई होगी। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं और काफ़ी सारे करा रखे हैं यहाँ पे, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम के कुछ लास्ट टाइम में आपको इजीली चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो, है ना। काफ़ी कम मतलब मैंने लिखा है, कम मतलब पॉइंट छोटे छोटे बनाए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक। और क्वेश्चन पेपर दिखाने की जरूरत है नहीं, वैसे ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ से मैंने कराया है सारा, आपका जून 2023 का है ये। ठीक है, आप देख लेना, मिला के सारे सेम होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या शिक्षा हाशिए को सशक्त करती है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो हाशिए मतलब जो लोग ग्राउंड लेवल पर है, जो गरीब है, ठीक है, जो गरीब है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको सशक्त बनाती है या एम्पावरमेंट उनको लेके आते हैं उनके अंदर, उसके बारे में सवाल है। तो मैंने छोटा सा पहले इंट्रो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा की तरह मैंने जैसा मैं करता हूँ, और फिर मैंने क्या किया है, सशक्तिकरण की भूमिका मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, कि भाई आर्थिक अवसर में वृद्धि करता है, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करता है, अधिक जागरूकता पैदा करता है, ज्ञान के माध्यम से सशक्त करता है, यानी कि इम्पावरमेंट करता है लोगों को। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है, एजुकेशन जो है हमें यही सब चीज़ों को प्रदान करता है। अगर हम गरीब हैं, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी जॉब लगती है या हमें अच्छी पोस्ट मिल जाती है किसी सरकारी नौकरी में, जो भी आपको सही लगता है, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर चाहते हो या वकील बनना चाहते हो, तो वो आपको एक एम्पावरमेंट प्रदान करता है ना, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और सामाजिक स्थिति भी आपको कहीं ना कुछ बदलाव उसमें आता है। ठीक है, तो ये तो भूमिका हो गई, उसके रोल क्या क्या होते हैं। दूसरा होता है महत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण विचार जो है ये आपको बताते हैं कि भाई शिक्षा तक जो है पहुंच आपको मिल जाती है। ठीक है, हर व्यक्ति को शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो आपको अलग देखने को मिलती है। गुप्त जो कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिलते हैं। देखो, गुप्त कार्यक्रम में क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गुप्त कार्यक्रम से क्या होता है कि रूढ़िवादी सोच है ना, उसको बढ़ावा मिलता है। अब कई सारे आप धार्मिक जो स्थल हैं वो देखते हो, जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह होते हैं, या फिर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो बच्चे हैं उनको गलत चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, उनको धार्मिक रूप से रूढ़िवादी बनाया जाता है कि नहीं, हमारे धर्म में तो ऐसा होता है कि महिलाओं को बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती, बिल्कुल भी निकलने मत देना, ये मत कर देना। तो वो सब चीज़ें जो है एक रूढ़िवादिता जो है पैदा करती है हमारे अंदर। उसके बाद कह रहा है कि संरचनात्मक असमानता आपको देखने को मिलती है, सांस्कृतिक प्रासंगिकता आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो सही होता है वो हम वो करने लगते हैं फिर। तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या है, जो ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक अच्छा एक एम्पावरमेंट पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है भूमिका लिखी है सबसे पहले तो। उसके बाद जो इसके कुछ विचार हैं जो लोग कहते हैं वो है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई शिक्षा तक जो है पहुँच लोगों की कुछ कह रहे हैं कि हो पाती है, कुछ कह रहे नहीं हो पाती है। तो ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं हर चीज़ के होते हैं। तो आपको सबको याद रखते हुए चलना होता है। एग्जाम में आपको ये सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, बस इतना सा आपको काम करना है कि भाई जो शिक्षा तक पहुँच है इसका क्या हो सकता है। आपको नेगेटिव भी बताने हैं, इसके पॉजिटिव भी बताने हैं। ठीक है, कि भाई पहुँच तो हो रही है कुछ लोगों की, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं पहुँच पा रहे हैं एजुकेशन तक। ठीक है, और जो क्वालिटी की बात करें तो कुछ जगह पे तो अच्छी है, कुछ जगह पे अच्छी नहीं है। ठीक है, और एक गुप्त कार्यक्रम किस तरीके से पॉजिटिव्स भी होते हैं, किस तरीके से नेगेटिव्स भी होते हैं। इनका पॉजिटिव भी होता है बहुत सारी चीज़ें, कि भाई लोगों को अपने कल्चर के बारे में एजुकेशन करते हैं, एजुकेट करते हैं कि क्या हमारे कल्चर में अच्छा है क्या बुराई है, वो सब चीज़ें बताते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात भी होती है, लेकिन नेगेटिव भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक जो है प्रासंगिकता जो है इसकी होती है, और संरचनात्मक असमानता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, अब अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है कि जो स्कूल्स हैं, है ना, उनके जो स्ट्रक्चर है, बस चल रहा है पुराने स्कूल है, टूटे फूटे स्कूल है, वहाँ पे बेंच बैठने के लिए नहीं है बच्चों के लिए, है ना, अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जब जब बारिश पड़ रही है तो पानी अंदर आ रहा है, तो वो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे। तो वो जो है इसको बोलते हैं संरचनात्मक असमानता, यानी कि कुछ जैसे दिल्ली है, यहाँ पे तो आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे, है ना। और अगर हम बात करें यूपी बिहार की, तो वहाँ पे स्कूल्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, बंद करते जा रही है। ठीक है, अब मजबूरी लोगों की ये है कि वो स्कूल्स ही नहीं है, जैसे जा नहीं रहे हैं। अगर स्कूल्स अच्छे होते तो वो जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट क्या उसके पीछे फैक्ट बताती है कि वहाँ पे लोग आते ही नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए हमें स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। तो वो तो एक तरीका है। ठीक है, यानी कि ताकि जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको हम बढ़ावा दे सके, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है। प्राइवेट स्कूल अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की एक अलग मान्यता है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रोफेशनल एजुकेशन में निजी क्षेत्र के योगदान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो वही सवाल आ गया, प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं आपके, उनके बारे में सवाल है। पहला क्या बन रहा है टॉपिक की भाई व्यावसायिक शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, तो लाभ के क्या होते हैं भाई कि इनोवेशंस और जो है लचीलापन आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो स्टडी का तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। ठीक है, डिसिप्लिन होता है, स्टडी का तरीका अलग होता है। इनोवेशंस यानी कि जो बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे स्कूल्स में तो जब हम पढ़ते थे तो चौक के द्वारा हमें जो है स्टडी की जाती थी स्कूल्स के अंदर, लेकिन अब जो प्राइवेट स्कूल्स आप देखते हो ना, वहाँ पे आप देखते हो कि जो बोर्ड होते हैं वो डिजिटल होते हैं। ठीक है, तो जो टीचर होते हैं घर पे पीडीएफ लेके आते हैं बना के, अपनी एजुकेशन जो भी उनको पढ़ाना होता है उस दिन, तो वो पीडीएफ बना के वो पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, उससे क्या होता है ग्राफ वगैरह भी जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके आप बच्चों को दिखाते तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो इनोवेशन तरीका है समझाने का, जैसे भी आप यूट्यूब पे देखते हो ना वैसे ही सही सेम तरीका। मैं तो नहीं पढ़ा पता है ऐसे, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें लगती है इसके लिए, मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। ठीक है, और मुझे उस तरीके का जो आउटपुट होता है आप लोगों से नहीं मिलता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा जो है नहीं करता। फिर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आंसर लिखने में, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अधिक लचीलापन या लचीला कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। आप इजीली जो है घर से भी पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि ये जो है ना आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप ऑनलाइन जूम से या किसी और माध्यम से क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है ना, इनके यहाँ पे बच्चों जो होते हैं जो अन्य स्कूल से इनका आपस में कंपटीशन रहता है। स्कूल यानी गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, हमारे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल है, सेंट जॉर्ज, पता नहीं कौन कौन से स्कूल बना रखे हैं यहाँ पे, तो दुनिया भर के स्कूल है, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। ठीक है, हर प्रकार के स्कूल हैं यहाँ पे। कॉलेजेस भी प्राइवेट है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दुनिया भर की है। ठीक है, एमईटी और आकाश, यानी कौन कौन सी है। उसके बाद सेकेंड इसके अंदर आता है कि भाई निवेश और जो बुनियादी ढांचा है बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब देखो निवेश तो होता है यहाँ पे, है ना, मैंने बताया ना आपको। इनोवेशंस जो होती है, इनोवेशन किससे होती है, वो पैसा होना चाहिए उसके लिए, पैसा से जो है फिर वो इनोवेशन वाली चीज़ें जो बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं वो ख़रीदना। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखनी पड़ती है भाई, लाइट्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, बेंच वगैरह होने चाहिए। तो इनोवेशंस की जो है भरमार आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे निवेश होता है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स होते हैं ये आपको इसी चीज़ के लिए पैसा वसूल करते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया भर की आपसे जो है वसूली करते हैं, वसूली बाय बन जाते हैं ये। तो इसीलिए कि भाई वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, किस किस स्कूल में नहीं मिलती है, पर कुछ कुछ में मिलती भी है। ठीक है, और महत्वपूर्ण विचार और क्या है चुनौतियाँ। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं कि भाई लाभ का उद्देश्य होता है इनका, है ना, यानी कि जो प्रॉफिट है बस। क्योंकि देखो प्राइवेट का मतलब तो यही है ना, उनको मतलब नहीं है कि आपको एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनका उद्देश्य सिर्फ मनी भाई है। ठीक है, पैसा कमाना। उसके बाद असमान पहुँच, यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे तभी तो पढ़ पाएगा ना वो, क्योंकि यहाँ की जो फीस होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है ना, लाखों रुपए फीस होती है आजकल स्कूल्स की। और बात करें क्वालिटी की, और जो जवाबदेही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब आप देख सकते हो कि जो क्वालिटी है स्कूल्स की, क्लासेस रूम की, क्योंकि डिसिप्लिन अच्छा होता है, बच्चों को सिखाते हैं। और अगर कोई भी बच्चा कुछ गलत करता है, कुछ तोड़ फोड़ करेगा स्कूल में, तो उसके लिए परमिशन, या जो परमिशन कह रहा हूँ, पनिशमेंट दी जाती है, और उसके पेरेंट्स को बुला के उसका जो है जो भी हर्जाना होता है वो देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कह रहा है कि क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है एश्योरेंस यहाँ पर आपको मिलता है। हमें यानी कि क्वालिटी भी मिलेगी और उसका एश्योरेंस मिलेगा कि हमेशा आपको ये क्वालिटी बरकरार देखने को मिलेगी, कि हमेशा रहती है वहाँ पे क्वालिटी। सरकारी नीतियाँ जो है इस पर निर्भर रहते हैं, यानी कुछ भी जो डोनेशन वगैरह है या कुछ अन्य चीज़ें हैं, इसके लिए सरकारी जो विभाग होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं कि भाई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो हमारा जो लूटने का जो तरीका है वो अच्छा हो सकता है। और ठीक है, तो ये होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा की विस्तार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो उस समय एजुकेशन का कैसे कैसे विकास हुआ इंडिया में, तो वो सब यहाँ पे बात करते हैं। अब मैंने छोटा सा इंट्रो लिखा है आपको कनेक्ट करने के लिए सवाल से कि मैं क्या आंसर लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है ना कि टीचर समझ नहीं पाएगा तो आप ऐसे छोटे छोटे से जो है इंट्रो लिख के आप अपने टीचर को, जो भी एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, कि आप क्या बताना चाहते हो। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, जितने भी
टाइम ड्यूरेशन है, मैंने उनको जो है एक टाइमलाइन में चरण में विभाजित किया है। जैसे कि पहला चरण था, इसमें क्या है कि भाई 17 से लेकर 18वीं शताब्दी के बाद जो है उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, आपको पता है धर्म के नाम पे एजुकेशन जो है वहाँ पे आपको मिलती थी, और मौखिक रूप से थी, ठीक है, लिखित नहीं थी, मौखिक थी, यानी कि बात से। और गीता, कुरान, जो वेदास है, इनको हम स्टडी करते थे उस समय, ठीक है, 70 और 18 सेंचुरी के समय में। और अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो इनकी कोई रुचि नहीं थी कि हमें एजुकेट करें, ठीक है, क्योंकि मुख्य जो उद्देश्य था इनका इंडिया में आने का, वो एजुकेशन करना नहीं था, वो था हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको लूटना, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड चरण, उसमें क्या है कि भाई 18 से 19वीं सदी, यानी कि 18 से लास्ट 18 का जो लास्टवीं जो दशक है उसको, और 19वीं की शुरुआत जो होती है उसको बोलते हैं। शिक्षा के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता, ठीक है। यहाँ पे धीरे कर क्या हुआ कि भाई एजुकेशन के बारे में लोगों की जो सोच थी वो बदली, कि भाई हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, टेक्निकल और जो सामाजिक ज्ञान है बहुत ज़रूरी होता है। सरकारी स्कूल की जो स्थापना है वो की गई, और 1813 का जो है चार्टर एक्ट जो है लाया गया, ठीक है। इसके माध्यम से जो है एजुकेशन में स्थापना की गई काफ़ी स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण है, इसमें 19वीं सदी के बाद वाला जो एरिया होता है वो आता है इसमें, कि भाई वुड्स डिस्पैच आपको देखने को मिला। विश्वविद्यालयों की जो स्थापना है कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, यहाँ 3 क्षेत्रों में जाकर आपको देखने को मिली। और स्थानीय भाषा शिक्षा का जो है विकास हुआ, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें एजुकेशन दी गई बच्चों को। भारतीय शिक्षाविदों और जो यानी कि जो एजुकेशनलिस्ट है का उदय हुआ। कुछ कुछ शब्द बोलने में दिक्कत होती है मुझे, पता नहीं क्यों, आपको भी होती है होगी शायद, ठीक है, मतलब सबको नहीं होती है, कुछ लोग बड़े फ्लुएंट होते हैं बोलने में, मेरे को बहुत ज़्यादा होती है। चौथी जो चरण है आपका, इसमें है आपकी 20वीं सेंचुरी के जितने भी बाद वाले जो समय है उसको बताता है यहाँ पे, कि भाई राष्ट्रवादी आंदोलन हुए शिक्षा के लिए, जिसमें कि हमने जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखा, एम्पावरमेंट देखा। निजी स्कूल जो है वो स्कूल कॉलेजेस का विकास होने लगा, है ना, स्थापना हुई, विकास हुआ। निजी स्कूल, ठीक है, प्राइवेट जो स्कूल्स थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे, उनको जो है बनाया गया, स्थापना की गई उनकी। और हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद का युग क्या है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई शिक्षा का जो प्रोत्साहन है वो प्राथमिक हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि हमें एजुकेशन बच्चों को देनी है सबको। और सेकंड जो था वो है सार्वजनिक सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों के लिए समान होनी चाहिए। इस तरीके की जो हमने चीज़ों को शुरू किया। और फिर आता है आपका, सॉरी आगे चलते हैं, फिर आता है आपका 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है, कि भाई जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और ये क्या है, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या है, कब शुरू हुआ, ठीक है, और इसका जो एम है यानी कि जो उद्देश्य है वो क्या है। और इसमें क्या होता है कि जो उद्देश्य है इसके अंदर भी सभी बच्चों को या सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, स्कूल छोड़ने की जो दर है उसको कम किया जाए। यानी कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो जैसे कि पहले दूसरी क्लास पढ़ी फिर स्कूल छोड़ दिया, तो ये होता है, इसको कम करने के लिए जो है ये DPEP करके जो है एक उद्देश्य है वो रखा गया। उद्देश्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्यक्रम जो है वो रखा गया, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे एजुकेशन ले पाए और स्कूल ना छोड़े, ठीक है, पढ़ाई करें अच्छे से। स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण करना, इससे ये भी होता है, यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं उनको भी इम्पावरमेंट करते हैं, क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं वो वहीं के तो पढ़ेंगे, तो उनके बच्चे जो हैं उन पढ़ेंगे तो वो एम्पावरमेंट फील करेंगे, और वहाँ के लोगों को जॉब भी मिल जाती है ना। जैसे कि हमारे आसपास स्कूल्स बनेंगे ना, तो क्या होगा, हमारे आसपास के लोगों को जॉब मिलेगी, कुछ सफाई कर्मचारी में लगेंगे, कुछ वहाँ पे टीचर्स लग सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल लग सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट होती है, उनके लिए अलग अलग जो है लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, उनकी जॉब लग सकती है ना। उसके बाद इसका जो प्रभाव पड़ा वो क्या है, कोई भाई इम्पैक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना, कि क्या क्या बाद में क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ। कि भाई नामांकन की जो दर है वो वृद्धि में, उसमें वृद्धि हुई, यानी कि जो बच्चों का नाम लिखित है, यानी कि जो नाम लिखवाते हैं ना स्कूल में, वो बढ़ा। और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण आपको देखने को मिला, और शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सॉरी ये 2 बार हो गया गलती से, एक बार लिखना, ठीक है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। और फिर आपका है ये इसी का सेकंड पार्ट जो कि है सर्व शिक्षा अभियान करके, इसको SSA करके बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें क्या है, इसका जो अर्थ है वो है सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, एक छोटा सा अर्थ है। और ये 2001 में इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और इसका जो एम था वो है 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को
सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो देना इसका मेन उद्देश्य था। बाकी मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि सभी को अलग अलग करके कि कौन कौन से एम्स इसके अंदर डिसाइड किए गए थे कि भाई प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकता कारण उसका करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, स्कूल छोड़ने की दर में कमी करना, लैंगिक असमानता को घटाना। सेम वैसा का वैसा ही है यहाँ पे भी, जो मैंने पीछे देखा ना आपको दिखाया वैसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है, ये साथ एक साथ ही आए दोनों सवाल, तो आप याद रखना अगर ये आए तो आप इजीली कर पाओगे इनको। स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण करना, और प्रभाव सेम रहा है इसका भी। ठीक है कि भाई नामांकन जो है वो ज़्यादा हुआ, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, और जो स्कूल छोड़ रहे थे बच्चे उसमें कमी आई। ठीक है, क्वालिटी अच्छी हो गई स्कूल की, जो वहाँ के जो मूल निवासी है उनको एम्पावरमेंट फील हुआ। ठीक है, उनका एम्पावरमेंट हुआ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी मेहनत की है मैंने, रात भर जग के जो है ये नोट्स कह रहा हूँ, आपके आंसर्स लिखे हैं। काफ़ी जो है मेहनत लगती है इस चीज़ में। बाकी जो भी आपका कमेंट है, आपका व्यू है, आपका ओपिनियन है, अगर आपको वीडियोज़ ऐसी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना कमेंट करके मुझे। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या कमी है इस वीडियो के अंदर और हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।